हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कल यानी कि इसके पहले के लेक्चर में जो डिस्कशन किया हुआ था, जो बात की हुई थी, वो परासरण को लेकर के बात की थी, अर्धपारगम झिल्ली को लेकर के बात की थी, परासरण दाब के बारे में बात किया था, वान टॉप समीकरण के बारे में बात किया था और परासरण दाब की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में बात आपसे मैंने किया था और आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था। दूसरी बात ये कि मैंने आपको परासरण दाब के आधार पर विलयन के 3 प्रकार बताए थे। उसमें एक समपरासरी विलयन का नाम लिया था, एक जो है अधिपरासरी, एक आपका अतिपरासरी अर्थात हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इन टॉपिक से थोड़ा सा संबंधित और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसका नाम है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण के नाम से उसको जानते हैं। तो आए हम लोग आज शुरुआत करते हैं प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब यहाँ देखिए, ऑस्मोसिस का उल्टा, अपोजिट, ये बातें हम लोगों को फील करनी है। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक न्यूनतम वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि एक अणु संख्यक गुण है और परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात आप कह सकते हो कि वह सांद्रता पर निर्भर होता है। तो परासरण दाब के संबंध में जो मैंने आपको बात बताई थी कि परासरण क्रिया को मात्र रोकना है। अब यहां क्या करना है? परासरण दाब से अधिक दाब लगाना है। परासरण दाब से अधिक दाब लगा करके हम सभी लोगों को विलयन से विलायक के कण को हटाना है। मतलब ये हुआ, हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक अशुद्ध है और उस विलायक को वहां से हमें शुद्ध करना है। अगर मैं ऐसे कहूं, समुद्री जल है, उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमें वहां पर जल को बाहर निकालना हो, जल का शोधन करना हो, तो हम सभी लोग जो है बी लवणीकरण कहते हैं उसको, बी लवणीकरण किया जाता है, डी साल्टिफिकेशन कराया जाता है। और इसमें हम लोग करते क्या है कि एक तरफ लवणीय जल को लेते हैं और लवणीय जल को लेने के बाद हम सभी लोग एक अर्धपारगम झिल्ली को लगा करके लवणीय जल के ऊपर हम परासरण दाब से अधिक दाब को लगा देते हैं, जिसके कारण विलायक का जो कण है वह अर्धपारगम झिल्ली से होकर के लवणीय जल से बाहर निकलेगा और यह क्रिया कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण क्रिया प्रतिलोम अर्थात विपरीत दिशा में होने लगती है। इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो अब इसका अगर आप परिभाषा बनाओगे, परिभाषा आराम से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? जब परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो परासरण क्रिया विपरीत दिशा में
होने लगती है, विपरीत दिशा में होने लगती है, इसे इसे प्रतिलोम इसे प्रतिलोम परासरण प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे आरओ, तो आरओ का मतलब, आरओ का ये फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा अगर काल्पनिक डायग्राम की बात यहाँ पर करें, मान लीजिए कि आपका एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने ये उपकरण यहाँ पर लगाने का प्रयास किया कि अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, और उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पर एक केस नली लगा दिया, और यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसा ही हम लोग ले लिए, और इसमें इसके माध्यम से हम लोग लवड़ी जल ले लिया, और यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन का प्रयोग किए, एक पिस्टन का प्रयोग करके यहाँ पर ये पिस्टन लगाया गया। इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दाब लगाएंगे, और ये हमने ले लिया अशुद्ध जल, लवणीय जल इसको कह सकते हैं, लवणीय जल, यानी कि आपका साल्टी वाटर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये शुद्ध जल है, यानी आपका ये शुद्ध जल, और यह हो गया हमारा पिस्टन, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा अशुद्ध जल अर्थात लवड़ी जल भरा हुआ है, और यह हो गया हमारा अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अब इस पिस्टन के द्वारा हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो यहां लिखिएगा आप, दाब, पिस्टन का दाब ग्रेटर देन पाई होगा, यानी पराशर दाब से अधिक होगा, ठीक है, पराशर दाब से अधिक होगा। तो अब यहां से विलायक के कण जो होंगे, विलायक यानी जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के इस तरफ प्रवेश करेंगे। अर्थात हम ये कह दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर विलायक है, यहाँ पर जल पहले से है, और ये हमारा लवड़ी जल लिया गया, अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया, और दाब को हम पराशर दाब से अधिक लगा दिए, तो जल के अणु इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलायक की तरफ प्रवेश करेंगे। इस तरीके से हम सभी लोग जल का शोधन करते हैं, अर्थात जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और बहुत जगहों पर समुद्री जल का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये स्वेच्छा यानी कि स्वतः नहीं होती है, यह इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें दाब को पराशर दाब से अधिक दाब लगाना पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा कि प्रतिलोम पराशरण यह स्वतः क्रिया नहीं है, जबकि पराशरण क्या है, वह एक स्वतः क्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है, ठीक है। ये रहा रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सिंपल, जो एक नंबर का आपके पास डेफिनेशन पूछ सकता है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस की कहानी हो गई। अब उसके बाद जब रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया और ऑस्मोसिस की पूरी कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अब आगे का जो टॉपिक है, हम सभी लोग असामान्य अणुसंख्यक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अभी पीछे इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं। आज हम लोग सामान्य और असामान्य अणुसंख्यक गुण की बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो हम उम्मीद करते हो, अगर अणुसंख्यक गुण वैसा ही हो, तो हम बोलेंगे सामान्य अणुसंख्यक गुण, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन अगर हम उम्मीद करते हैं कुछ और अणुसंख्यक गुण मिलता है, कुछ यानी भिन्न मिलता है, तो हम यहां पर कहेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि असामान्य अणुसंख्यक गुण। तो हम लोग यहां पर आज देखेंगे
असामान्य अणुसंख्यक गुण के बारे में। असामान्य अणुसंख्यक गुण। असामान्य अणुसंख्यक गुण। असामान्य अणुसंख्यक गुण। तो असामान्य अणुसंख्यक गुण, इसको आप असामान्य अणुसंख्यक गुण। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अणुसंख्यक गुण यानी ऐसा अणुसंख्यक गुण जो सामान्य अणुसंख्यक गुण से भिन्न होता है, उसे हम असामान्य अणुसंख्यक गुण कहते हैं। जैसे सामान्य अणुभार होता है और असामान्य अणुभार होता है। सामान्य परासरण दाब, असामान्य परासरण दाब। सामान्य जो है, सामान्य क्वथनांक उन्नयन और असामान्य क्वथनांक उन्नयन। तो यहां पर हम लोगों को क्या कल्पना करनी है, क्या दिमाग में रखना है, विलेय का गुण कैसा है। क्या विलेय पदार्थ विलायक में जाने के पश्चात, विलेय पदार्थ विलायक में जाने के पश्चात वियोजित तो नहीं होता, अर्थात एक कण एक से अधिक कणों में टूट तो नहीं रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि विलेय के अणु आपस में संगुणित हो रहे हों, इसी कारणवश उनमें संगुणन अर्थात जुड़ाव हो रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि दो अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हो। जब ऐसी परिस्थितियां विलायक में उत्पन्न होगी, यानी विलेय जब विलायक में जाएगा, ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न होंगी, तब हमारे द्वारा जो उम्मीद किया गया अणुसंख्यक गुण होगा, ऐसा अणुसंख्यक गुण देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा इससे भिन्न अणुसंख्यक गुण मिलेगा, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुण। अब देखिए, मैंने इतना तो आपको लेक्चर दिया, अब देखिए जी, आप इसको लिखोगे कितना। लिखना आपको शॉर्ट में है। क्या लिखना है, ऐसा अणुसंख्यक गुण जो सामान्य अणुसंख्यक गुण से भिन्न होता है। सामान्य अणुसंख्यक गुण से क्या होता है, भिन्न होता है, उसे हम सभी लोग असामान्य अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा अणुसंख्यक गुण जिसका मान सामान्य ब्रैकेट में अपेक्षित अणुसंख्यक गुण से भिन्न होता है असामान्य अणुसंख्यक गुण कहलाता है। अणुसंख्यक गुण कहलाता है।
असामान्य अणुसंख्यक गुण कहलाता है। ये असामान्य अणुसंख्यक गुण के परिभाषा के बारे में कल्पना किया। जैसे अगर हम आपसे कहें कि विलेय का अणुभार m है, ठीक है, विलेय का अणुभार m है, और इस विलेय को हमने किसके अंदर लाया, विलायक के अंदर लाया, ठीक है, विलायक के अंदर लाया तो विलेन बनेगा। अब ये जो m है इसकी कहानी क्या बनी, m आपका m2 में बदल गया। इसका मतलब 2m, जब तक वो अलग था 2m था, लेकिन जब वो विलायक में आया तो क्या हो गया, m2 हो गया। जरा ध्यान से समझ लीजिए, वो सिंपल सी बात है, ये वो सिंपल से लैंग्वेज में, जब तक ये अलग था इसका अणुभार कितना था, m अणुभार था, और जब ये विलायक में आने के बाद जुड़ गया, यानी 2m जुड़ गए, तो अब अणुभार क्या हो गया, अब अणुभार दोगुना हो गया। अणुभार क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो अब हम क्या उम्मीद करते कि अणुभार अगर दोगुना हो गया तो ऐसी परिस्थिति में अणुसंख्यक गुण का जो मान होगा, अणुसंख्यक गुण का जो, क्योंकि अणुओं की संख्या पर निर्भर करना है, और जब ये अलग है तो आपका वो m के रूप में है, जब विलायक में पहुंचा तो ये m2 हो गया। इसका मतलब 2 कण 1 कण में बदल गया। तो स्वाभाविक है जो अणुसंख्यक गुण होंगे उनका मान यहां पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी जब विलेय के कण आपस में संगुणित होते हैं, विलेय के कण आपस में संगुणित होते हैं तो अणुसंख्यक गुण का मान घटता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां इसको बोलेंगे हम लोग संगुणन। क्या बोलेंगे, संगुणन। यानी संगुणन के कारण अणुभार क्या हो गया, वह दोगुना हो गया, जिसके कारण कणों की संख्या घट गई। तो अणुसंख्यक गुण का मान क्या हो जाएगा, यहां आधा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अणुसंख्यक गुण का मान आधा हो जाएगा। अणुसंख्यक गुण का मान आधा हो जाएगा। ये कहानी आपको ध्यान देनी है। ये हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बन जाए, आपके पास कोई ऐसा केस बन जाए जिसमें ये बात आ जाए, क्या बात आ जाए, देखो बात ये आ जाए, हमारे पास m था और विलायक में आने के बाद वो क्या हो गया, वो 2m हो गया। 2m, इसको बोलते हैं वियोजन। ये क्या कहलाएगा, वियोजन कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में कणों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। यहां हो जाएगा क्या, वियोजन। ये वियोजन क्रिया है। तो कणों की संख्या बढ़ी और हुई कितनी, दोगुनी हो गई। तो अणुसंख्यक गुण का मान भी यहां क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसमें अणु संख्यक गुण का मान 2 गुना हो जाता है। गुण का मान 2 गुना हो जाता है। ये कहानी यहां पर बन रही है। अणुसंख्यक गुण का मान 2 गुना हो जाता है। ठीक, इसी असामान्य व्यवहार को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए वान ट हाफ नामक वैज्ञानिक ने अपना एक गुणक प्रस्तुत किया। क्या किया, अपना एक गुणक प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग वान ट हाफ गुणक कहते हैं। तो यहां पर आप एक हेडिंग ले लेंगे, वांट हाफ गुणक। इसको आई द्वारा व्यक्त करते हैं।
वांट हाफ गुणक आई द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, ये आपको क्लियर रखना है, वांट हाफ गुणक। ठीक। अब वांट हाफ गुणक कैसे इसकी गणना करते हैं, वांट हाफ गुणक की गणना कैसे की जाती है, आइए जरा देखिए। यहां पर आई बराबर, ठीक है, सामान्य और संख्यक गुण, सामान्य और संख्यक गुण यानी अपेक्षिक और संख्यक गुण डिवाइडेड बाई असामान्य यानी परिकलित अणुसंख्यक गुण। तो यहां पर आई बराबर हो जाएगा सामान्य अणु संख्यक गुण डिवाइडेड बाई असामान्य अणु संख्यक गुण, असामान्य और संख्यक गुण। ये हो गया आपका आई निकालने का तरीका। लेकिन याद रखिएगा अणुसंख्यक गुण हमेशा अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसी स्थिति में जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या लिखेंगे? असामान्य अणु संख्यक गुण डिवाइडेड बाय असामान्य अणुभार डिवाइडेड बाई सामान्य अणुभार। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, असामान्य अणुभार डिवाइडेड बाई सामान्य अणुभार। इसका उपयोग करके आप आई को निकाल सकते हो। दूसरी बात, मैंने अभी आपको दो घटनाएं बताया, एक वियोजन और एक आपका संगुणन का। तो अब आपको ध्यान क्या रखना होगा? संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और डिवाइडेड बाई संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या। इसका उपयोग करके भी आप सभी लोग आई के मान को निकाल सकते हैं। यानी आई बराबर क्या होगा कि संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइडेड बाई वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। यानी वियोजन या संगुणन के पश्चात जितने भी कण बनते हो और संगुणन या वियोजन के पूर्व जितने कण हो, उसका उपयोग करके आप सभी लोग इस तरीके से गणना कर सकते हो। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणक की गणना आपके द्वारा की जा सकती है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको शायद ये बातें समझ में आई होंगी। आइए, अगर समझ में आई है तो थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? जितने भी अणुसंख्यक गुण होते हैं उनमें हम आई से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? आई से गुणा कर देते हैं और इस तरीके से हमारा असामान्य अणुसंख्यक गुण की गणना हो जाती है। फिर सुन ले, मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा कि वांट हाफ गुणक अर्थात हम आई का सभी अणुसंख्यक गुण में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे
जैसे पहला, अभी आगे पढ़ाने के लिए मिलेगा आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट आई एन टू अपान एन वन, इसे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं और ये राउल्ट का नियम है। अभी इसके बाद का टॉपिक हम लोग लेंगे, राउल्ट के नियम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा, डेल्टा टीबी बराबर आई के एफ एम, केबीएफ, केबीएम, आई केबीएम, ये इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन, ये कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है जी। और उसके बाद नंबर 3, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम, इसको कहते हैं हिमांक अवनमन, ये हिमांक अवनमन कहलाता है। और उसके बाद नंबर 4 है पाई बराबर आई सी आर टी, परासरण दाब, जो हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम सभी लोग यहां पर ये अणु संख्यक गुण में आई से गुणा करने के बाद हम एक व्यक्तिगत अणु संख्यक गुण की गणना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये हम तब लगाएंगे जब विलायक में विलेय या तो वियोजित होता हो या तो संगुणित होता हो, वियोजित होता हो या संगुणित होता हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये आपके लिए, आपके लेवल पर इतनी बातें ध्यान देनी है, यानी कक्षा 12 के लिए आपका सफिशिएंट है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग लेने चल रहे हैं वह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, तो यहां राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। बच्चों यहां पर ध्यान देना, जब आप कोई विलयन बनाते हो, विलयन में विलेय और विलायक जब आप एक साथ मिक्सअप करते हो, तो यहां पर आपको दिमाग में रखना क्या है, क्या विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं? क्या विलायक वाष्पशील और विलेय अवाष्पशील है? अगर ये घटनाएं हैं, तब आप राउल्ट के नियम को दोनों पर अलग अलग तरीके से लगाएंगे। इसका मतलब राउल्ट के जो नियम हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। एक ये, जब विलेय तथा विलायक क्या हो, वाष्पशील हो, विलेय तथा विलायक वाष्पशील हो, अर्थात दोनों वाष्प में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हो, उनकी प्रवृत्ति रखते हो, तो उनको बोलेंगे वाष्पशील। एक ऐसा होगा जिसमें विलेय अवाष्पशील और विलायक वाष्पशील होता है, तब यहां पर राउल्ट के नियम की कहानी अलग होगी। अब आइए हम लोग दोनों को सीखते हैं अलग अलग, और छोटे में जितने में आपको लिखने की बात आएगी। अब इसमें पहली कहानी जो होगी, जब विलेय तथा विलायक दोनों वाष्पशील हो, वाष्पशील हो, दोनों जब वाष्पशील होंगे, तब आप कहानी देखिए क्या बनेगी। अगर मैं कहूं, अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारे पास ए तथा बी दो अवयव हैं और इत्तेफाक से दोनों द्रव हैं, जब कोई द्रव होगा
तो उसके अंदर वाष्पशीलता पाई जाएगी, वो वाष्पित होने वाला होगा, वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखेगा। तो अब यहां पर जब ये अलग अलग है, ध्यान देना, अगर ये द्रव है तो द्रव का अपना क्या होता है, वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, द्रव का अपना क्या होता है, वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो द्रव ए है यानी लिक्विड ए का वाष्प दाब और लिक्विड बी का वाष्प दाब। ठीक है, ये आपका शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था का मतलब जब दोनों मिले नहीं है, अलग अलग हैं। तो अब यहां पर कह रहा है कि यदि शुद्ध ए का वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए है, ये हमने संबोधित किया, इसको व्यक्त किया, इसको पी नॉट ए से, शुद्ध ए का। ऐसे ही शुद्ध बी का वाष्प दाब, शुद्ध बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा तब, पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कब कहा, जब आपने ए और बी दो अवयव लिया हुआ है, ए और बी दो अवयव है, दोनों अवयव क्या है, द्रव है, तो दोनों के अंदर वाष्पित होने की प्रवृत्ति होगी और दोनों का वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब हमने कब लिया, जब ये दोनों मिले नहीं है, अर्थात दोनों शुद्ध अवस्था में है, दोनों का वाष्प दाब ये मैंने व्यक्त कर दिया। अब देखिए, जब दोनों का वाष्प दाब लिया तो इसका मतलब दोनों का अपना मात्रा निर्धारित किया गया होगा, दोनों के मात्रा को निर्धारित किए होंगे हम। तो अब मात्रा का मात्रक यहां बात आती है, पदार्थ के मात्रक की बात करते हैं तो मोल होता है, मोल किसी भी पदार्थ के मात्रा का मात्रक है। तो अब अगर मैं कहूं कि ए के मोलों की संख्या बराबर मैंने लिखा Na, क्या लिखा, Na, ध्यान देना, Na, और B के मोलों की संख्या मैंने लिखा Nb। ठीक है, एक ए का Na मोल लिया, बी का Nb मोल लिया। अब आप ये बताओ कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी जब वो विलियन में आएंगे, कहां आएंगे, विलियन में, जब दोनों को मिला दिया जाए। अब दोनों को मिला दिया जाए तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, Na प्लस Nb का रूप होगा। Na प्लस Nb के रूप में हमने ले लिया कुल मोलों की संख्या। किसी एक अवयव, चैप्टर के शुरुआत में इसलिए बातें बताई गई है, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या, उस अवयव का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज। तो अगर मैं कहूं XA यानी ए का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या, ये कहानी आप जानते हो। ऐसे ही XB बराबर क्या हो जाएगा, NB Na प्लस NB के रूप में, ये दोनों का मोल प्रभाज आ गया, दोनों का मोल प्रभाज। अब ध्यान देना, मोल प्रभाज यानी मोल अंश, मोल अंश तभी आप व्यक्त करते हो जब आपके पास मिश्रण होता है, यदि मिश्रण नहीं होता तो आप मोल प्रभाज या मोल अंश व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब यहां पर जब आप मोल अंश निकाल लिया, किसका निकाल लिया, ए का निकाल लिया और बी का निकाल लिया, कब लिया, मिश्रण में लिया। ध्यान से समझिएगा, जब दोनों ए और बी शुद्ध अवस्था में थे तो उनके वाष्प दाब कितने थे, पी नॉट ए पी नॉट बी थे। जब वो मिलकर के आए तो उनका मोल प्रभाज क्या मिला, मोल अंश क्या मिला, XA और XB मिला। तो जरा आप कल्पना करो, जब वो मिल रहे हैं, मिलने के पहले उनके वाष्प दाब थे तो मिलने के बाद भी तो वाष्प दाब होंगे। तो मिलने के बाद यानी मिश्रण के बनने के बाद
जो व्यक्तिगत किसी अवयव का वाष्प दाब होगा उसे उसका आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? आंशिक वाष्प दाब। तो अब इस कहानी को अगर हम इसी लय में आगे बढ़ाएं तो विलयन में देखिए, लेक्चर तो बहुत कुछ दिया जा रहा है बट आपको नोट जो है वो 60 में बनाना है, इसलिए उतने चीज मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं जो आपको लिखना है। ठीक है, तो विलयन में ए तथा बी के वाष्प दाबों को आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। अब यहां लिख सकते हो ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर पीए, बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर पीबी। ये लिखा आंशिक वाष्प दाब। देखो जी, जब दोनों शुद्ध थे तो दोनों के वाष्प दाब को मापना तो आसान था, लेकिन जब दोनों मिश्रण में आ गए तो किसी के वाष्प दाब को मापना कठिन होगा। ऐसी परिस्थिति में हम सभी अवयवों के वाष्प दाबों की गणना करते हैं, अवयवों के वाष्प दाबों की गणना करते हैं। अब इसी गणना के लिए ही राउल्ट का नियम है। अभी तक पूरी ग्राउंड मैंने तैयार कर दिया। अब राउल्ट का नियम कह क्या रहा है, राउल्ट का नियम कहता क्या है, अब यहां लिखा जाएगा राउल्ट के नियम की कहानी। जब राउल्ट का नियम आएगा तो राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट देना है आपको, राउल्ट के नियम का आपको स्टेटमेंट देना है और राउल्ट के नियम से संबंधित वो फार्मूला आपको लिखना है। ये बातें मैंने आपको समझने के लिए यहां पर व्यक्त कराया। अब राउल्ट का नियम तो लिखेंगे क्या, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। या दूसरा स्टेटमेंट यहां पर, और वो फार्मूला बेस्ड है। दूसरा क्या होगा, 60 में लिख रहा हूं, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश यानी मोल प्रभाज तथा शुद्ध, तथा शुद्ध, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के
गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है यानी कि जिस अवयव का आपको आंशिक वाष्प दाब निकालना है उस अवयव का मोल प्रभाज और उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी आई बराबर एक्स आई इंटू पी नॉट आई। ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई के जगह पर आपका ए बी सी कुछ भी यहां पर जो भी आपका रहेगा अवयव लिख दिया जाएगा। तो हमारा ये आपका आंशिक वाष्प दाब, आई का आंशिक वाष्प दाब, आई का मोल अंश और आई के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये आपका कहलाता है राउल्ट का नियम। यही राउल्ट का नियम है। अगर आप मान लीजिए आपके पास राउल्ट का नियम आ जाता है तो आप राउल्ट के नियम का ये स्टेटमेंट लिखना और उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है। अब हमारे पास चूंकि दो अवयव लिया गया तो आइए देखते हैं उसके बाद की कहानी। ए का आंशिक वाष्प दाब, आई के जगह ए क्या हो जाएगा, आई के जगह ए अगर कर दिया तो क्या होगा भाई, एक्स ए और पी नॉट ए। बोलो भाई एक्स ए पी नॉट ए। और उसके बाद बी का आंशिक वाष्प दाब पीबी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी और पी नॉट बी। ये हो गया आंशिक वाष्प दाब की गणना करने के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं अगर आपके पास कई अवयव एक साथ मिले हैं, उन अवयव का अपना अपना आंशिक वाष्प दाब है, तो उस विलयन का संपूर्ण जो वाष्प दाब होगा सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोग ये कह सकते हैं डाल्टन के आंशिक दाब नियम को लगा सकते हैं। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार, आंशिक दाब नियमानुसार विलयन का कुल दाब P बराबर दोनों के आंशिक दाबों का योग, दोनों के आंशिक दाबों का योग। P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो P बराबर पी ए की जगह क्या है, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जरा देखिए यहां पर एक्स ए और एक्स बी है, क्या है ये दोनों अवयवों का मोल प्रभाज है। और आपको पता है, बताया जा चुका है कि अगर आप कोई मिश्रण बनाते हो जितने भी अवयव उपस्थित होंगे सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है जी, एक होता है। तो आप लिख सकते हो चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, अगर मैं कहूं एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। 1 माइनस एक्स बी आपके पास आ गया ये फॉर्मूला। तो हम सभी लोग अब क्या कर सकते हैं, बराबर अब एक्स ए क्या है, 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस, यहां पर आपका एक्स बी पी नॉट बी है, ऐसे लिख सकते हो। या इसको क्या कर सकते हो, यहां मल्टीप्लाई करो,
पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए और प्लस एक्स बी और ये हो गया आपका पी नॉट बी। ऐसा आप सलूशन यहां निकाल सकते हो, ऐसा आपके द्वारा हल किया जा सकता है। बोलो भाई, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? यहां देखो P इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, और इसके पहले क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां देखिए ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? ये वैल्यू हमारा किसमें है? पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे कह दूं यहां पर इसको माइनस से कर दूं, ठीक, और एक्स भी क्या हो जाए? बाहर हो जाए। एक्स भी हमारा क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए प्लस और क्या हो गया बाहर? एक्स भी बाहर हो गया। तो हमारे पास क्या मिला? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए के रूप में आपका ये न्यूमेरिकल लग सकता है। इस तरीके से आप सभी लोग संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब की गणना कर सकते हो इस फार्मूले का प्रयोग करके। तो हमने कौन सा नियम लगाया? डाल्टन के नियम का प्रयोग किया। देखो जी, बातें जो है बहुत ही साधारण तौर पर आप ध्यान रखिएगा। जब कभी भी दो वाष्पशील द्रव या पदार्थ एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे तो उनमें जो वाष्प दाब होगा, यानी विलयन का संपूर्ण जो वाष्प दाब होगा, वो सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। और इस तरह के स्पष्टीकरण को सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक था डाल्टन। इसलिए हम लोग सभी लोग क्या करते हैं? डाल्टन का नियम यहाँ पर लगाते हैं और इस तरीके से संपूर्ण विलयन का हम सभी लोग वाष्प दाब की गणना कर लेते हैं। ये रहा राउल्ट का वह नियम जब दो वाष्पशील पदार्थ उपस्थित थे। ठीक, अब लेकिन क्या करना है? अगर दो वाष्पशील पदार्थ नहीं है, एक वाष्पशील है और एक अवाष्पशील है, अर्थात विलेय क्या है? वाष्पशील नहीं है और विलायक वाष्पशील है। ऐसी स्थिति में राउल्ट के नियम की कहानी क्या बनेगी? आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ये केस नंबर 2 है। जब विलेय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील हो, अगर ऐसी कहानी है, इस तरह की कहानी अगर आपके पास है, तब क्या होगा? तो ध्यान रखना, विलेय को मिला दोगे उसका वाष्प बनेगा नहीं, विलायक का वाष्प बनेगा। तो संपूर्ण विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह विलायक का वाष्प दाब होगा। संपूर्ण विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक का वाष्प दाब ही होगा, ये आप कह सकते हो। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो यहां पर इसको सीधे स्टेटमेंट में ले आए। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको अगर हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की बात करें तो क्या लिखते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और यहां पर लिखते हैं एक्स बी। ये एक्स बी लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया राउल्ट के नियम का।
एक्स बी, तो एक्स बी कैसे निकालोगे? एक्स बी बराबर क्या होगा? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यदि यदि एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर एन ए हो जाए, मतलब विलेय के मोलों की संख्या विलायक की तुलना में नगण्य हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए, तब क्या होगा? एक्स बी बराबर एन बी अपान क्या हो जाएगा? एन ए हो जाएगा। अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, तब क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा? एन बी अपान एन ए लिखा जाएगा। एन बी अपान एन ए, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। लेकिन ये भी आपको याद होगा कि एन ए बराबर क्या होगा? डब्ल्यू ए अपान एम ए, और एन बी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बी अपान एम बी होगा। ये कहानी बनेगी। अगर ऐसा हो गया तब जरा देखो फार्मूला क्या होगा। ये हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू बी अपान एम बी डब्ल्यू ए अपान एम ए। इसको लिख सकते हो आप पी नॉट पी एस और पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए लिख सकते हो, और यहां पर क्या हो जाएगा? एम बी इंटू आपका डब्ल्यू ए। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सभी लोग अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। यहां पर मोलर द्रव्यमान की गणना आपके द्वारा की जा सकती है। यहां पर है क्या? पी नॉट जो है ये विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहां जोड़ लीजिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। उसके बाद एम ए क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में। और एम बी क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में। ये आपके पास इस तरीके से राउल्ट के नियम का आप स्पष्टीकरण कर सकते हो। राउल्ट के नियम को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो, और दूसरा जब विलेय अवाष्पशील हो और विलायक वाष्पशील हो। तो आप सभी लोग जब कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगना तो ये ध्यान में देना कि आखिर विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है और कौन सा फॉर्मूला वहां पर उपयोग में आएगा। क्या दोनों वाष्पशील वाले हैं या एक वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील है? अगर अवाष्पशील है तो कहानी यहां पर बनेगी। ओरल क्वेश्चन पर ध्यान देना। अगर विलेय अवाष्पशील और विलायक वाष्पशील है तो आपसे सामने वाला पूछेगा कि विलयन का कुल वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, तो आपका जवाब विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। ये राउल्ट के नियम की व्याख्या मैंने किया। अब राउल्ट के नियम के आधार पर हम सभी लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे, यानी आदर्श और अनादर्श विलयनों की बात की जाएगी कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं और कैसे हम देख करके पहचानेंगे कि ये विलयन आदर्श वाला होगा, ये विलयन अनादर्श होगा। इसके लिए हम प्रयोग नहीं करना है, हमारे पास केवल फार्मूला दिया रहेगा,
हमारे पास केवल संगठन दिया रहेगा और उस संगठन के आधार पर हमें निकालना होगा कि हमारा विलियन आदर्श होगा या अनादर्श होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसके और न्यूमेरिकल भी हम आपको लगवाएंगे और आप सभी लोग इस मास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए भी कुछ ऐसा कर दीजिए। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब करवाइए। ओके, धन्यवाद।